बच्चे हमारे पास जो टॉपिक है पीरियोडिक टेबल में हमने लास्ट टाइम एसपीडीएफ सारे ब्लॉक्स को डिस्कस कर लिया था, उसके एलिमेंट्स को डिस्कस किया था, उसके ट्रेंड्स को डिस्कस किया था, और उसके थ्रू होते हुए हमारे पास एक टॉपिक आया था जिसके अंदर हमने एल्गोरिथम फॉर प्रेडिक्टिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया था। अब जो ये एल्गोरिथम वाला पार्ट है, एल्गोरिथम वाले पार्ट को मैं एक बार वापस क्विक रिकैप दे रहा हूं और आइडिया लगना चाहिए सबको। देखो हमें ये पता है कि बच्चे पीरियोडिक टेबल के अंदर एसपीडीएफ हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं। अब कैसे पता चलेगा, अगर मैं तुम्हें किसी का एटॉमिक नंबर दे देता हूं तो कैसे पता चलेगा उसकी पोजीशन कहां पे है। मान लो मैंने एक सिंपल सा कोई एटॉमिक नंबर उठा लिया 31। अब 31 के हिसाब से मुझे नहीं पता उसकी पोजीशन कहां पे है, तो उसको कैसे जज करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, 31 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बच्चे, लिखो फटाफट साथ साथ में। 31 अगर एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। कितने बन गए टोटल, काउंट करो। 2 2 4 6 10 11 12 और 6 18 और 2 है ना, कितने बन गए 20 और 10। अब इसके बाद क्या आएगा 4p1। तो यहां से हमें क्या पता चला। अब इसमें मेन जो ध्यान देने वाली चीज है वो हमारे पास कौन सा है बच्चा, ये जो लास्ट वाली चीज है। यहां जो n की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 4, है ना। वैसे तो हमें यहीं से पता चल गया था कि 4th ऑर्बिटल शुरू हो गया, तो 4 हमारे पास स्टार्ट हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 का मतलब 4th पीरियड पे आ गया, है ना। पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है 7 पीरियड्स 18 ग्रुप, तो हमारा 4th पीरियड यहां से हमें पता चल गया। अब कहानी आते ग्रुप कैसे पता चलेगा, ये हमारा लाई कर रहा है बच्चे कौन से के अंदर, p ऑर्बिटल में। अगर ये s ऑर्बिटल होता, अगर मान लो कुछ ऐसा होता ns1 या ns2, तो जो ns1 होता है मतलब कौन सा है फर्स्ट ग्रुप, ns2 का मतलब सेकंड ग्रुप। तो s ऑर्बिटल का तो बहुत सीधा सा काम है भाई, या तो पहले ग्रुप में होगा या दूसरे ग्रुप में होगा। लेकिन p ऑर्बिटल के लिए हमारे पास क्या होता है, p ऑर्बिटल के लिए क्या रहेगा 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 4s और 4p के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको प्लस करो, 2 + 1 3, और इसके अंदर क्या करो 2 + 1 + 10, ये ऐड कर दो। क्लियर है, बात समझ में आई है। हमारे पास p ब्लॉक के लिए सीधा रूल क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns2 एंड np ऑर्बिटल प्लस 10, सीधा रूल है। तो ये हमारे पास टोटल क्या निकल गया 13 ग्रुप के अंदर ये लाई कर रहा हो, समझ में आ गई। अगर हम d ऑर्बिटल की बात करें, मान लो हमारे पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए ये यहां पर हमारे पास कोई एटॉमिक नंबर अलग होता और ये 4p3d6 हो जाता, मान लो क्या हो जाता है 4p3d6, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा, एटॉमिक नंबर चलो जो भी बन रहा होगा इसका, तो 4p3d6 के अकॉर्डिंगली क्या दिख रहा है हमारे पास 26 एटॉमिक नंबर बन रहा होगा मे भी। तो 4p3d6 अब ये d ऑर्बिटल बन गया। पहली बात तो क्या पता चल गया n क्या है हाईएस्ट 4, क्लियर है। फाइनल ऑर्बिटल कौन सा है d ब्लॉक। अब इसका ग्रुप नंबर कैसे जज होगा, d ब्लॉक के लिए क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल। s में 2, d में 6, 6 और 4 6 और 2 8, तो 8 ग्रुप के अंदर ये लाई कर रहा है। सॉर्टेड है। हाँ ये देखो ना, अभी मैं वापस से फिर से सारा बता रहा हूं। तो हमारे पास क्या है बच्चा, ग्रुप नंबर के लिए s ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली, p ब्लॉक के लिए 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ns और np, सॉर्टेड है। और n हमारे पास जो आउटरमोस्ट शेल रहेगी, और d ब्लॉक के लिए n-1d प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns, ठीक है। ये हमारे पास d ऑर्बिटल के लिए होगा। और f ऑर्बिटल के लिए क्या होगा, f तो हमारे पास सीधा सीधा ही क्या रहेगा 4s3d, जैसे f ऑर्बिटल में if एलिमेंट बिलोंग्स टू f ऑर्बिटल, तो हमारे पास ग्रुप नंबर कौन सा हो सकता है, हमेशा एक फिक्स है, ये तो हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही लाई करेगा सब कुछ, तो ग्रुप नंबर फिक्स है। अगर f ऑर्बिटल है तो पीरियड हम जो जज करेंगे n से, और ग्रुप नंबर हमेशा थर्ड फिक्स है इसका, सॉर्टेड है। ये हमारे पास एल्गोरिथम था जो लास्ट टाइम हमने कवर किया था। अब आता है अपना पीरियोडिक ट्रेंड्स। अब ट्रेंड्स का मतलब समझ में आता है तुम्हें क्या होता है, ट्रेंड्स का मतलब होता है कुछ ऐसा जो फॉलो हो रहा है कॉन्टिन्यूअसली, किसी एक से होते हुए थ्रू आउट उस चीज को फॉलो किया जाए, उसी को हम ट्रेंड कहते हैं। किसी एक बंदे ने फटी हुई जीन्स डाल ली तो उसको देख के बाकी सारे भी फटी हुई जीन्स डाल दें। अब उसका जो मापदंड है फटी हुई जीन्स डालने का वो अलग अलग रह सकता है, साइजेस के अकॉर्डिंगली वेरिएशंस आ सकते हैं, चीजें बदल सकती हैं, लेकिन वो पैटर्न सेम फॉलो होता है, दैट इज ट्रेंड।
अब यहां पे जब हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो पीरियोडिक ट्रेंड, पहली बात पीरियोडिक का मतलब क्या, एक ऐसा ट्रेंड जो एक सर्टेन पीरियड के बाद खुद को रिपीट करेगा। और ट्रेंड में सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियस। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। एटॉमिक रेडियस का मतलब एटॉमिक साइज, एटॉमिक वॉल्यूम। अब लेफ्ट टू राइट जाते हुए पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है, जब हम लेफ्ट से राइट साइड में पीरियोडिक टेबल के अंदर जाते हैं तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, साइज डिक्रीज करता है। याद है ना, ये जब मैंने लास्ट टाइम तुम्हें याद हो कि बना के दिखाया था ऐसे कि अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल हम बनाते हैं तो यहां से साइज उधर जाते जाते क्या होता है बच्चे, डिक्रीज करता है। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो शेल्स ऐड होती हैं तो साइज इसका इंक्रीज करता है ना। ये पता है सबको, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हुए ऑर्बिटल्स ऐड होते रहते हैं तो साइज इंक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट जाते हुए सेम ऑर्बिटल में नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल बढ़ते जा रहे हैं। डिस्टेंस सेम था, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी, साइज छोटा होता जाएगा। क्लियर बात है ये एटॉमिक ट्रेंड है हमारे पास, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। क्लियर। तो डिस्टेंस, पहली बात एटॉमिक रेडियस क्या है, डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। डन है। अब यहां पे एक टर्म आती है बच्चा, कोवेलेंट रेडियस। देखो कोवेलेंट रेडियस का क्या गेम है, कोवेलेंट रेडियस है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स विद सिंगल बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड पता है सबको क्या होता है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स क्लियर है, चार तरह के बॉन्ड्स हैं हमारे पास। अगर हम सीधी सीधी सी बात करें, बेसिक लेवल पे रहे तो पहला कौन सा होता है अपना आयनिक, दूसरा हो गया कोवेलेंट, तीसरा होता है कोवेलेंट कोऑर्डिनेट, और चौथा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वो पोलैरिटी वगैरह वाला। तो उसको चौथे को हटा देते हैं, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन्स वाला अगर रखें तो हमारे पास मेजर तरीके से देखें कोवेलेंट और आयनिक सबसे डोमिनेट करते हैं, तीसरे पे हमारा कोवेलेंट कोऑर्डिनेट आता है, उसको अलग रखते हैं। कोवेलेंट पकड़ते हैं पहले। अब कोवेलेंट में क्या होता है भाई, कोवेलेंट का मतलब सीधा सा है, बचपन से हमने पढ़ा हुआ, 9th में हमारा शुरू हो गया था। 5 रुपए तुम्हारे पास, 5 रुपए मेरे पास, मिलके 10 रुपए की एक नोटबुक आनी है। तो मैंने क्या किया, 5 तुम डालो 5 में डालू, शेयर करते हैं, नोटबुक रखेंगे बीच में, दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। क्लियर है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये कोवेलेंट कंपाउंड बन जाता है। अब कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर दो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, दो न्यूक्लियस के इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम विद सिंगल बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास क्या आता है, कोवेलेंट रेडियस। बात समझ में आई है। ये एक एटम की बात नहीं कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल है। मान लो मैं यहां पे एक एग्जांपल बनाऊंगा, अगर हमारे पास क्या है, एक एटम जिसका न्यूक्लियस सेंटर में, और ऐसे ही इसका ये मॉलिक्यूल, मतलब एटम का एटॉमिक रेडियस बना लेते हैं, और एक ये ओवरलैप हुआ इस वाले के साथ, तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये ओवरऑल डायमीटर वाला काम कर रहा है। इसका अगर मैं हाफ कर देता हूं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कोवेलेंट रेडियस। समझ में आ गई ये बात। डन। फिर है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या रहेगा, इट इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स। सॉर्टेड है ये भी। दो मेटल्स हैं, उनके बीच में कोई बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है। अब उन मेटालिक बॉन्ड के बीच को हाफ कर दो सीधा सा, तो उसका वो रेडियस बन जाता है, मेटालिक रेडियस आ गया। फिर है वेंडर वॉल रेडियस। वेंडर वॉल क्या होता है भाई, वेंडर वॉल फोर्सेस की वजह से जो दो चीजें आपस में कनेक्टेड है। देखो कहानी समझना, ये बॉन्ड्स क्या हैं जिसके अंदर केमिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। बेसिकली केमिकल बॉन्ड्स की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से बॉन्ड हुए, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बॉन्ड हुए। लेकिन कुछ बॉन्ड्स हैं वेंडर वॉल फोर्सेस होती हैं, जैसे या वेंडर वॉल बॉन्ड्स होते हैं। वेंडर वॉल में एग्जैक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एग्जैक्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये काफी वीक फोर्सेस होती हैं। इसका अगर बहुत एक ऊटपटांग सा एग्जांपल दूं तो भाभी जी घर पे हैं, देखा है उस तरह के सीरियल्स में क्या होता है, अगर दो मतलब पड़ोस वाले घर हैं, इसका हस्बैंड जाता है तो दूसरे का हस्बैंड उसकी बीवी पे लाइन मारने आ जाता है, ये उधर गया तो ये इधर आ गया। एक्चुअल हो क्या रहा है, जब उसका इलेक्ट्रॉन उधर गया, इसका पॉजिटिव इधर है इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन आके उसके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होएगा। अब यहां से जैसे ही नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव उधर चला गया, और ये नेगेटिव अब इसके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट है। समझ में आई है भाभी जी घर पे है क्या। उसमें क्या हो रहा था, इसका बंदा उसकी बीवी पे लाइन मार रहा है, उसका बंदा इसकी बीवी पे लाइन मार रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, दोनों हैं अपने अपनी फैमिलीज में। अब है क्या ये, उस वक्त ये बेसिकली ना एक तरह से, अरे बस भावनाओं में बह गए, मेरी बात समझो ये। लेकिन एक बात समझे, अगर
ये हमेशा फिक्स नहीं रह सकते, टेम्परेरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब समझ के देखना, यहां पर न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन जब इस साइड आया है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस साइड है, इसी वक्त ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि रिपल्शन मिनिमम है इससे। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम के अब इधर आ गया तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं आएगा, तो ये टेम्परेरी डायपोल कहते हैं इसे। परमानेंट डायपोल में क्या होता है कि सारा नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ, उसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, दैट इज डायपोल। लेकिन ये टेम्परेरी डायपोल क्रिएट हो रहा है ना, सारा नेगेटिव उधर। तुम इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो इलेक्ट्रॉन्स वाले फंडा को? इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, रुके हुए नहीं है, वो अल्टीमेटली घूम रहे हैं हर तरफ इधर उधर। तो जब सारा नेगेटिव चार्ज इधर गया तो इधर नेगेटिव कम हो गया, तो उधर वाला नेगेटिव इस तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन नेगेटिव जैसे इधर आएगा ये वापस नेगेटिव उधर। अब उसका नेगेटिव उधर गया तो ये थोड़ा सा उसके पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये एग्जैक्टली बॉन्ड नहीं है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन्स कुछ पार्टिकल ऐसा नहीं है ना कि बस हाँ टिके हुए हैं या कुछ, वेव नेचर पोजेस कर रहे हैं, बहुत हाई स्पीड से जा रहे हैं, तो जहां उनको डेविएशन की जगह मिल रही है एग्जैक्टली वो उसी साइड घूम जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो दो न्यूक्लियस के हल्के फुल्के इन्फ्लुएंस पे आएंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस जनरेट हो जाते हैं। अब उस वैन डर वाल्स फोर्सेस में भी हो क्या रहा है तो अल्टीमेटली दो एटम्स का लेना देना। तो उन वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो वैन डर वाल की वजह से बन रहा है। वहां पर जो रेडियस बनेगा तो वो क्या बनेगा, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डिंग आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, आइसोलेटेड एटम्स के बीच में ही नॉन बॉन्डेड ऑब्वियस है, क्योंकि ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं है, बट स्टिल दे आर विद ईच अदर। कुछ शेयरिंग नहीं है उनमें, कुछ उठपटांग नहीं है, लेकिन वो हैं साथ में, फिर भी पड़ोस में है, ऐसा लगा लो। ठीक है, इसलिए वो वैन डर वाल बॉन्डेड है। तो इंटर गैस रेडियस या नॉन बॉन्डेड रेडियस कहते हैं इसे, क्योंकि एक्चुअल बॉन्ड नहीं है वहां। वैन डर वाल रेडियस सबसे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि वो अलग अलग है, डिस्टेंस बहुत दूर रहने वाला, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स कम है। फिर आता है मेटालिक रेडियस, फिर आता है कोवलेंट। कोवलेंट वाला स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि उनमें तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ही होगी है, तो वो क्लोज आ गए हैं एटम्स। एटम्स क्लोज आ गए हैं तो उनका डिस्टेंस मिनिमम हो गया है, तो इसलिए उनका रेडियस सबसे कम रहेगा। फिर मेटालिक रेडियस होता है और सबसे कम होता है वैन डर वाल्स। डन है। अब इसके बाद एक टर्म आएगी स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। बहुत ज्यादा रेलेवेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके बेसिस पे डायरेक्ट आंसर्स है काफी क्वेश्चंस का। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट? अब इसका लॉजिक समझते हैं। देखो, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। यहां 4s 3d से पहले आ गया, यही आया था। अब मैंने कहा क्यों आया, क्योंकि n+l रूल है। n+l क्या हुआ, ये तो याद करवाने वाली बात होगी। अगर इसको प्रैक्टिकली समझें तो यहां आते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग का कंसेप्ट। s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल के कंपैरेटिवली न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड ज्यादा है। इसको एक काम करते हैं, किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं है भाई, कहीं पीछे बैठने वाले ऑफेंड हो जाए या कुछ हो जाए, और थोड़ा बहुत रिलेट कर जाए तो खुशी समझ जाना। ठीक है, मैं किस बेसिस पे बता रहा हूँ, सारे ध्यान रखना बस। ठीक है, तो लास्ट वालों को अगर लगे तो भाई मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये सिंपल एक एग्जांपल जनरेट करते हैं। न्यूक्लियस में यहां पर लेट अस अज्यूम एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? मान लेते हैं 20 बच्चों का बैच है। अब 20 बच्चों में से कोई 2 बच्चे ऐसे हैं जो सारे दिन ही आगे सर पे बैठ जाते हैं, मेरे को करा दो, मेरे को करा दो, मेरे को करा दो। अटेंशन सीकर लगा लो या फिर ओवर डोमिनेटिंग लगा लो। वो हमेशा न्यूक्लियस के चार्ज को स्क्रीन करके रख रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम इन्फ्लुएंस उनका न्यूक्लियस के ऊपर है। एस ब्लॉक क्यों? स्फेरिकल शेप्ड ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है, स्फेरिकल शेप मिनिमम सरफेस एरिया होता है। किसी भी पार्टिकल को अगर मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना है तो उसके लिए बेस्ट है कि स्फीयर में घूमे। अब वो जब स्फीयर में घूमेगा, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करेगा, तो न्यूक्लियस के आसपास ज्यादा रह रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर वो न्यूक्लियस के आसपास ज्यादा है, कोई 2-3 बच्चे ऐसे हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मेरी एनर्जी को यूज कर रहे हैं, जैसे मैं करा रहा हूं, तो उसकी वजह से मैं बाहर वालों के ऊपर ध्यान कम दे पाऊंगा, मैं दूसरे बच्चों के डाउट्स कम ले पाऊंगा, मेरा जो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स बाकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए है वो उतनी नहीं काम कर पा रही है। दैट मीन्स ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट देते हैं। समझ में आई है? शील्डिंग और स्क्रीनिंग, ये मेरे आसपास एक शील्ड की तरह कुछ बना लेते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट के थ्रू होता क्या है, शील्ड और स्क्रीन हो गया, चलो फिर उसके बाद हमारे पास आता है आगे का एक और, ये ना अभी आगे जाके बहुत आगे तक टॉपिक चलेगा पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग, मैं इसको एक बार ही समझा देता हूँ। तो इसके बाद आता है पी ऑर्बिटल।
ये जो फ्रंट बेंच वाले हैं ये सारे एस ऑर्बिटल हैं, सर पे ही चढ़ के बैठे हुए हैं, बिल्कुल सारा चार्ज मेरा रोक लिया, पीछे वालों से इंटरेक्ट नहीं करने दे रहे लेटेस्ट से। तो ये कौन है? एस ऑर्बिटल। ये ध्यान रखना, जो न्यूक्लियस के साथ मैक्सिमम इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम उसके चार्ज को शील्ड करें, एस ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल अगर मेरे साथ इतना ज्यादा इन्वॉल्व है तो उसका न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना भी मुश्किल है। एस ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में थोड़ी मेहनत होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ बहुत अट्रैक्टेड है। बाहर का बंदा बुला रहा है भाई आजा आजा, लेकिन ये अपने डाउट्स लेने में इंटरेस्टेड है, तो ये बाहर फटाक से नहीं जाएगा। एस ब्लॉक। नेक्स्ट आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कौन? सिंपल नॉर्मल, जो जैसा जेन्युइन स्टूडेंट होना चाहिए भाई, ठीक है फीस दी है, खून थोड़ी पीना है, थोड़ा खुद भी पढ़ेंगे, थोड़ा और को पढ़ने देंगे, ठीक, सेकंड बेंच, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ ये पर्सनल कमेंट नहीं है भाई, कोई अपने आप से रिलेट मत करना कि हाँ हम तो जेन्युइन स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये कौन है, इनका शेप भी क्या है, डम्बल शेप। अब ये न्यूक्लियस के ऊपर बहुत ज्यादा शील्ड नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर भी नहीं है। ऐसा नहीं है मैं जो बात कर रहा हूँ वो सुन नहीं रहे हैं, ये सुन भी रहे हैं, शील्ड नहीं बना रहे हैं लेकिन, और ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से पीछे इन्फ्लुएंस नहीं जा रहा है। डन है, तो नॉर्मल सा शील्डिंग स्क्रीन रहेगा। इसके बाद आते हैं डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल वाले कौन से हैं? जो थोड़ा सा बैक बेंचर्स शुरू हो जाते हैं। बैक बेंचर्स कौन? अल्लाह के बंदे। अल्लाह के बंदे कौन? फीस तो पूरी दे रहे हैं, फीस में कोई दिक्कत नहीं, प्रोटॉन उतना ही स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में, आया बैठा फोन देख रहा, चल एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वो है बैठे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, पीछे आपस में कुछ लगे हुए हैं, ड्राइंग करी, कुछ करे, और पीछे पीछे अपना बस चले गए। पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ? वो जो डी ऑर्बिटल वाले हैं वो न्यूक्लियस को तो स्ट्रॉन्ग कर रहे थे प्रोटॉन उनके बदले में ऐड करके, लेकिन उनके चार्ज का यूज नहीं हो रहा है वहां पे, तो वो पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग हुआ। अब अगर ऐसा है 1s2 2s2 2p6 3s तक, यहां तक ठीक चल रहा था। अब यहां 4p के बाद क्या आना था? 3d। अब जहां पर 3d वाले आ गए, ये 3d वाले लोग कौन है? अल्लाह के बंदे, मान लेते हैं 3d 10। ये कौन है? जिसको मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है, पैसे दिए पढ़ा रहा है, ठीक है देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मेरे न्यूक्लियस के चार्ज पे कुछ खास फोकस नहीं है इनका। लेकिन मैं तो स्ट्रांग हो गया ना, मुझे तो दिख रहा है कि यहाँ 10 प्रोटॉन्स ऐड हुए, 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता बढ़ी है। तो वहीं पर 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इनके पीछे आने चाहिए थे ना, 3d खत्म हो गया, 4s आना चाहिए था। लेकिन 4s वाले कौन है? वो जो मेरे से डाउट लेने में इंटरेस्टेड है, वो जो मेरे से इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड है। तो अब इनके हिस्से की फोर्स मैं इस पे लगा दूंगा कि नहीं, क्योंकि डी वाले तो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं, तो मैं जो एस वाले जो स्ट्रॉन्ग शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट देंगे, मैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूंगा। और अट्रैक्ट करने की वजह से जो यहां पे, अगर मैं एक बात करूं, यहां पे पहले था 1s 2s 2p ऐसे ऐसे करके मान लो चल रहा था, कुछ इस तरीके से p आ रहा था, और फिर यहां पे मान लो ये d आ गया 3d, है ना, ये 3d भी ऐसे ऐसे करके ये डी शेप ऑर्बिटल्स थे बस। तो ये बात समझ में आई? अब देखो यहां पर जो डी ब्लॉक के 10 इलेक्ट्रॉन्स है उसके बदले 10 प्रोटॉन्स ऐड हुए, वो स्ट्रांग है। अब जो हमारे पास 4s होना चाहिए था, वो होना चाहिए था बाहर कहीं, एस ऑर्बिटल जो स्फेरिकल शेप्ड है, लेकिन इन 10 इलेक्ट्रॉन्स के बदले के जो 10 प्रोटॉन्स हैं उन्होंने न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ाई है, और ये जो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स थे ये कुछ खास न्यूक्लियस को शील्ड करने में, स्क्रीन करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इनके हिस्से का जोर किस पे लगेगा? एस वालों पे। तो एस श्रिंक होके इससे पहले आ जाएगा कि नहीं? थोड़ा सा एस श्रिंक हुआ और डी ब्लॉक से पहले आ जाता है, उस वजह से। समझ में आई है? तो इसी करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए भी हम 4s2 को पहले लिखते हैं, क्योंकि बेसिकली ये शो क्या कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में, एनर्जी मतलब न्यूक्लियस से दूर जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अब ये एस ऑर्बिटल पास आ गया कि नहीं? ये बात समझ में आई है? क्यों पास आया? ड्यू टू पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। पता चला? डी की पुअर शील्डिंग की वजह से एस वाले पे नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा और वो क्लोज आ गया। डन है? ये समझ में आया सबको? अब डी के बाद आता है लास्ट में एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल तो बिल्कुल ही अल्लाह के बंदे, अति एक्सट्रीम प्रो मैक्स। वो कैसे? फीस तो दे रहे हैं, आ ही नहीं रहे, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, छुट्टी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अरे बस शांत है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अरे शांत अरे सुन तो लो बच्चे, ये बात समझ में आई? एफ ऑर्बिटल कौन है? 14 प्रोटॉन्स ऐड होते हैं उनके बदले और 14 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन शील्डिंग और स्क्रीनिंग बहुत पुअर है।
तो सबसे पूरेस्ट शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा वाइड ओपन रहते हैं, दूर तक रहेंगे अपने न्यूक्लियस से। क्लियर बात है? तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग का लॉजिक समझ में आया। ये पता चल गया कि s ऑर्बिटल कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गेस्ट शील्डिंग और स्क्रीनिंग देगा, f सबसे कम और उसके बाद फिर d। ठीक है, तो स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल आर आल्सो कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन्स, shield or screen the outermost electrons from the attractive pull of nucleus. This effect is therefore called shielding and screening effect. जो अंदर वाले कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले पे एनर्जी नहीं जाने दे रहे, क्योंकि एस वाला है, जैसे एस वाला न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड या स्क्रीन करता है, जिसकी वजह से बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर उतना इफेक्ट न्यूक्लियस का नहीं जाएगा। क्लियर है ये? डी और एफ हमेशा सबसे ज्यादा क्या देते हैं? पुअर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, और एस ऑर्बिटल कैसे बिहेव करते हैं बच्चा? इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब जो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे किसी और की तरफ, ज्यादा कुछ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते किसी और के साथ, तो नॉन रिएक्टिव टाइप से। तो एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं होंगे निकलने के लिए। समझ में आ गया? फिर आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इट इज डिफाइंड एज नेट nuclear attraction towards the valence electrons, or in the other words the actual nuclear charge whose electrostatic force of attraction is being experienced by outer electron. Greater the effective nuclear charge, more tightly hold with the nucleus. Net effective nuclear charge समझ में आ रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भाई, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसको हम क्या करेंगे? न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे अगर जो 10 प्रोटॉन्स है 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1:1 चल रहा है, तो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली 1 के हिसाब से हो गया, है ना। अब अगर 1 की जगह यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाए तो ये तो वैल्यू 0.9 पे चली गई, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया। और अगर यहाँ 10 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो 10 प्रोटॉन अब 8 को अट्रैक्ट करेंगे, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1 से ज्यादा चला गया तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। ये बात समझ में आई है? अब आता है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडिया इन पीरियोडिक टेबल। भाई वेरिएशन के लिए देखो सीधी कहानी क्या है, हमें पता है जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे थे साइज डिक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं साइज इंक्रीज हो रहा है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। द एटॉमिक रेडिया जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। होना चाहिए, लेकिन क्या एग्जैक्टली ऐसा होता है उस पर अभी बात करते हैं। एज इलस्ट्रेटेड इन द ग्राफ, सीधा सा दिख रहा है ये ग्राफ के अंदर ऐसे ही है, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, मस्त ऐसे ही चल रहा है। अब यहां आके बिकॉज विद इन द पीरियड इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू सम वैलेंशियल सेम वैलेंशियल ड्यू टू विच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड बाय द न्यूक्लियस मोर टाइटली विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन रेडिया। डन है? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम शेल डू नॉट स्क्रीन ईच अदर, ये याद रखना है। डन। अब आता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या आ गया? ट्रांजिशन एलिमेंट शो लिटिल वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए उनका साइज में कुछ खास बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आती। लेंथनॉइड आल्सो शो लिटिल वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 12th क्लास के अंदर भी डी एंड एफ ऑर्बिटल चैप्टर एक आता है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक होता है। अब लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एग्जैक्टली वही है जो एस ऑर्बिटल के साथ यहां हुआ था। जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 जाके हम f ऑर्बिटल तक पहुंचेंगे। जब 4f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है वहां पर s ऑर्बिटल 6s वाला हो गया या 5d वाला हो गया, वो वाले भी ऑर्बिटल्स आ चुके हैं। 4f तो बहुत पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग दे रहा है, उनकी वजह से उनके हिस्से का इफेक्ट किस पे पड़ता है? d और s पे। तो d और s क्लोज आ जाता है तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है वहां पे। रीजन क्या है? लेंथनॉइड की प्रेजेंस। लेंथनॉइड कौन थे? 4f ऑर्बिटल। तो लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज डिक्रीज होता है। जैसे हम किसी पीरियोडिक टेबल में, अपने इस पीरियोडिक टेबल में ऊपर से अगर नीचे आए तो यहाँ डी ऑर्बिटल में स्कैंडियम वेनेडियम, ये हमारे पास इस तरीके से जो जा रहा है नीचे की तरफ, वेनेडियम नहीं सॉरी जो भी रहेगा यहाँ पे, तो स्कैंडियम से नीचे की तरफ आते हुए हमारे पास ये कौन सी 3d सीरीज 4d सीरीज 5d सीरीज 6d सीरीज। 4 से 5 में आते हुए साइज इंक्रीज होता है, लेकिन 5 से 6 में आते हुए उतना साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये एफ ऑर्बिटल आ गए हैं और एफ ऑर्बिटल की वजह से पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग की वजह से लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ और डी वालों का साइज डिक्रीज हो जाता है। ये बात समझ में आई है? तो ये पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग की वजह से ही हम क्या कहते हैं? लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज जिस तरीके से डिक्रीज होना चाहिए था वो ट्रेंड फॉलो नहीं होता।
डन है। फिर हम बात करें ग्रुप के लिए, ये टॉप टू बॉटम में आ गए। अब जब हम ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं, वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना, सॉरी लेफ्ट टू राइट गए थे, अब हम ग्रुप के ऊपर से नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन सक्सेसिव शेल, हम बात कर चुके हैं, ऊपर से नीचे आते हुए सक्सेसिव शेल से ऐड होती जाएंगी, साइज इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ एक्सेप्शन जो हमने अभी डी के अंदर लेंथ और अट्रैक्शन किया, अमंग डी ब्लॉक एलिमेंट द रेडिया इंक्रीजेस फ्रॉम मेंबर ऑफ फर्स्ट सीरीज टू कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ सेकंड सीरीज, but radii of member of the second and the third series are almost equal due to lengthroid contraction, जो मैं अभी समझा गया था। डन है। अब है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई क्या होता है बच्चा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज रेडियाई ऑफ केटाइन प्लस रेडियाई ऑफ एनाइन। ये क्या होता है? आयनिक रेडियाई। जिस टाइम पे आयनिक बॉन्ड बनेगा तो केटाइन और एनाइन के रेडियस का सम कर दो, वो हमारे पास क्या आ जाता है? आयनिक रेडियाई आ जाता है। सिंपल है बच्चा। अब एक बात समझना, केटाइन का रेडियाई पेरेंट एटम से छोटा होगा या बड़ा होगा? केटाइन समझ में आता है क्या है? सोडियम है, मान लो अभी हमारे पास एटम, एक सोडियम एटम है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव। अब इसका साइज इससे छोटा होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है। इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, जहां न्यूक्लियस 11 प्रोटॉन्स पोजेस कर रहा था, 11 इलेक्ट्रॉन्स को स्मूथली अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी, अब 11 की जगह उसे सिर्फ 10 को अट्रैक्ट करना है, और जोर से खींचेगा। 10 की जगह अगर जो 9 हो जाए और जोर से खींचेगा, है ना। जितने कम होते जाएंगे उतना नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, है ना। जितना नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा उतना अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ती जाएगी, साइज डिक्रीज होता रहेगा। तो जितना केटाइन के ऊपर चार्ज बढ़ता जाए, जैसे एल्यूमिनियम का अगर मैं एग्जांपल ले लूं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 13, तो एल्यूमिनियम के बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर देता है तो इसका साइज क्या होगा? छोटा। लेकिन अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो और छोटा, और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो वो सबसे छोटा साइज होना चाहिए। अब वो अलग कहानी है, इसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, मुझे ऑर्बिटल्स वगैरह बताने चाहिए थे, बट अगर मैं सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं तो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है। जितना केटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना उसका साइज डिक्रीज होता जाएगा। एनाइन के केस में उल्टा। एनाइन के केस में मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन्स भी 8, इलेक्ट्रॉन्स भी 8, लेकिन उसको नोबल गैस बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़ रहे हैं। टोटल कितने हो गया उसके पास? 10, प्रोटॉन्स 8, इलेक्ट्रॉन्स 10, तो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया काफी, वो कम अट्रैक्ट कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स फैल जाएंगे, साइज इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं। जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना न्यूक्लियस के ऊपर वर्कलोड बढ़ गया कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना पड़ रहा है, वो उतना नहीं कर पाएगा तो साइज फैल जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगी, तो उसमें क्या होता है? साइज इंक्रीज कर जाता है। तो केटाइन का साइज हमेशा डिक्रीज करेगा पेरेंट एटम से, जितना चार्ज बढ़ता जाएगा। एनाइन का साइज उतना ही इंक्रीज होता जाएगा पेरेंट एटम से, जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। ये क्लियर बात है? चलो, इन केस ऑफ आयन, रेडियाई is called ionic radii and it is defined as the effective distance from the center of the nuclei of ion up to which it has influence in the ionic bond. Clear है? Ions का radius. If the number of protons is greater than number of electrons, that is increase in net effective nuclear charge, जो हमने अभी बात करी है, that will leads to decrease in radius. And if number of protons are less than number of electrons, it will leads to decrease in net effective nuclear charge, hence increase in radius. Done है? जो हमने अभी डिस्कस किया है वही सब है। फिर आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? वो स्पीशीज जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। अब यहाँ ध्यान दो, Na पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, F नेगेटिव, सबके पास इलेक्ट्रॉन 10-10 है कि नहीं? अगर इन पे ध्यान दोगे, सोडियम पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे 11, Na पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, कितने हो गए? 10। ऑक्सीजन के ऊपर O2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10। एल्यूमिनियम पे Al3 पॉजिटिव, 13 में से 3 चले गए 10। Mg2 पॉजिटिव, 12 इलेक्ट्रॉन से 2 चले गए 10। तो सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? ठीक है, क्या हुआ पता नहीं चला? हाँ जी बताओ हरमन भाई साहब, पता चला है आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है? क्यों, क्या दिक्कत है इसमें? क्या हो रहा है? सर दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, नॉर्मल है। सुनो मेरी बात, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो बच्चा, फोकस लूज नहीं करना है। थोड़ा बहुत तो देखो यार, ऐसा है कि हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है सबको। एक्टिव रहो, इन्वॉल्व रहो क्लास में।
ये बात समझ में आ रही है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी क्या? आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर देगा तो Na पॉजिटिव बनाएगा, Na पॉजिटिव बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10। O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था, 8 इलेक्ट्रॉन थे। 2 नेगेटिव का मतलब 2 और ऐड हो गए, कितने हो गए? 10। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए कि नहीं? ऐसे ही Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब 10 हो, 12 हो, 14 हो, वो अलग है, सबके इक्वल होने चाहिए। उन स्पीशी को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब मैं इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के साइज के बारे में अगर बात करूं, यहाँ जो तुम्हें दिख रहा है इनके साइज बताओ, सबसे छोटा साइज किसका होना चाहिए? सबसे छोटा साइज किसका होगा? Al3 पॉजिटिव। जितना केटाइन का चार्ज बढ़ा, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा। जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव ज्यादा, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जिसपे जितना पॉजिटिव ज्यादा उतना साइज छोटा, डन है। और जिसपे जितना नेगेटिव ज्यादा उतना साइज बड़ा। इसको अरेंज कर सकते हो? क्लियर बात है? तो हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में क्या रहेगा? स्पीशी atom or ions having the same number of electrons, and for isoelectronic species ionic radii is inversely proportional to nuclear charge. क्लियर है? जितना न्यूक्लियर चार्ज नेगेटिव में ज्यादा होगा उतना साइज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव में ज्यादा होगा घटता जाएगा। क्लियर बात है? फिर आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी याद है सबको? हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके थे। क्या था? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, मतलब उस एटम पे किसी और चीजों का इन्फ्लुएंस नहीं है, दूसरे एटम्स का इन्फ्लुएंस नहीं है, वो किसी के और के साथ बॉन्डेड नहीं है। तो उस वक्त अगर उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए हमने डेल्टा एच इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें देना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। और डेल्टा एच आ गया इसमें पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हमने एनर्जी सप्लाई करी है। ये ध्यान रखना, जब भी सिस्टम क्या होता है? जिसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। तो एक अगर हमारे पास यहाँ हम एक्स की बात करें तो दिस एटम इज केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अगर इसको हमने एनर्जी दी और इसने एब्जॉर्ब करी, इफ द एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम इट इज टेकन एज पॉजिटिव, and if energy is released from the system it is considered as negative। बात समझ में आ रही है? जिस चीज को अंडर कंसिडरेशन हम रख रहे हैं, अगर उसको हम एनर्जी सप्लाई देंगे और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो पॉजिटिव होती है। और अगर मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज होती है वो नेगेटिव। ये बात समझ में आई है? यहाँ पे हम खुद एनर्जी दे रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, मैं तुझे एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, तब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके भागेगा। तो इसमें जो डेल्टा एच है वो क्या आ गया? पॉजिटिव। डन है? किसी एटम को, आइसोलेटेड गैसियस एटम को मैंने सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। इसकी यूनिट क्या रहेगी हमारे पास? किलोजूल पर मोल और इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। ठीक है? और 1 इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम को हम क्या लिख सकते हैं? 96.49 किलोजूल पर मोल। क्लियर है ये रिलेशन? फिर है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए एल्यूमिनियम का एग्जांपल समझते हैं। सक्सेसिव का मतलब समझ में आता है बच्चे सबको? एक के बाद एक, जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। अब एल्यूमिनियम का अगर मैं एग्जांपल लूं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर पता है अपने को 13 है ना? 13 के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें समझ में आती है। मैं बच्चों वाली लिख रहा हूँ 283, है ना? अगर मैं 2, 8 और 3 लिखता हूँ तो हमें पता है आउटर मोस्ट शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। मान लो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बीच में 8 और फिर 2 वाला है और यहाँ न्यूक्लियस है। ठीक है? अब अगर मेरे को पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसके बाद एक तीसरा निकालना है, मान लेते हैं ये पहला है और ये तीसरा है, ये दूसरे नंबर का है, इसके बारे में बाद में बात कर रहे हैं। मुझे ज्यादा ताकत कब लगानी पड़ेगी? जब मैं पहला निकालूंगा तब, या पहला निकाल के दूसरा निकाल के फिर तीसरा निकालने लगूंगा तब? तीसरा निकालने में ज्यादा ताकत लगेगी, पहला निकालने में ज्यादा ताकत लगेगी। क्यों? मैं समझाता हूं। मेरे पास ये 3 पेन है हाथ में, अब तुम्हें किसी को ये पेन छीनने हैं मेरे से, तो अगर तुमने एक बार पहला छीन लिया, अब मैं जितनी ताकत से इन 3 पेन को पकड़ सकता था उतनी ताकत से अब मैं 2 को पकड़ूंगा। क्या अब तुम आसानी से दूसरा छुटवा पाओगे? बहुत मुश्किल हो गया। पहले वाला निकल गया था क्योंकि मुझे 3 संभालने मुश्किल हो रहे थे, एक निकल गया। अब मैं जितनी ताकत मेरे पास तीनों को पकड़ने के लिए थी, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया कि नहीं? जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकला उसके हिस्से का चार्ज दूसरों पे लग गया।
अब मान लो एक और निकल गया, अब इसको निकाल के दिखाओ, तो हम दोनों हाथों से पकड़ लें, अब तो नहीं निकाल पाओगे। तो पहले वाला तो सबसे आसान था निकालना। चलो पहला और तीसरा करके कंफ्यूज हुआ है तो ठीक है, पहला मतलब जो आखिरी वाला बच गया वो पहला था। हाँ ठीक है, हाँ फिर ठीक है, समझ में आई। लेकिन ये बात तो जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? विद द रिमूवल ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन net effective nuclear charge per electron increases and hence we have to supply extra amount of energy so as to bring that electron out of the influence of nucleus। ये बात समझ में आई है? तो हमारे पास जो डेल्टा H1 रहेगी, ये कौन सा है? जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वो नहीं जो बचा है। तो ये सबसे कम लगेगी, फिर डेल्टा H2 लगेगी और सबसे ज्यादा डेल्टा H3 लगेगी, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन आखिरी वाला निकालने में लगेगा। क्लियर बात है? ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका लॉजिक समझ में आ गया। अब आता है फैक्टर्स इफेक्टिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे टॉप पे आता है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट का लॉजिक हमें पता है क्या होता है। इन जनरल, ग्रेटर द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, easier is the removal of loosely bound electrons and lesser is the ionization enthalpy। ये क्या हो गया? मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जितना शील्डिंग और स्क्रीनिंग ज्यादा होगी उतना तो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, तो उसका निकालना तो मुश्किल होना चाहिए। तो फिर यहां मैंने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि ये उनके रेफरेंस में नहीं कर रहे हैं, ये पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर हूं, मेरे पास यहां पे 4-5 बच्चों ने मुझे घेर लिया है, मेरे सारे चार्ज को स्क्रीन कर लिया है, तो उसकी वजह से अब जो पीछे से लड़का चुपचाप उठ के चिप्स लेने भाग गया, उसको मैं देख ही नहीं पा रहा, है ना? क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि इनकी वजह से मैं स्क्रीन हो गया। अगर जितना स्ट्रांग रहेगा ये, इनकी वजह से बाहर वालों का निकलना मुश्किल। लेकिन इन जनरल, ग्रेटर द स्क्रीनिंग एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस बाय इनर कोर एटम्स। समझ रहे हो? अंदर वाले जो एटम्स, अगर वो शील्ड और स्क्रीन ज्यादा करेंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का निकलना आसान हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। लॉजिक समझ में आ रहा है? और अगर पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, अब मान लो वही लगाते हैं कि यहाँ पे बीच में 3D आ गए, 4FB आ गए और फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स थे और उनको निकलना है, उनको तो नहीं निकलने दूंगा। क्यों? क्योंकि जो D और F वालों का पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग था, उसकी वजह से S वाले मेरी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, तो उनकी वजह से अब आउटरमोस्ट नहीं निकलेगा। तो ये ध्यान रखना कि शील्डिंग और स्क्रीनिंग किसकी रेफरेंस में और कब बात कर रहे हैं। क्लियर है ये? ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट is most effective when the orbitals of inner shells are completely filled, as in case of alkali metals। अब आता है न्यूक्लियर चार्ज। द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। वो भी ऑब्वियस हो गया, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्लियर बात है बच्चा? फिर है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेशन में क्या होता है? बेसिकली इनके शेप के हिसाब से होता है। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस के साथ कितना क्लोज है, पेनिट्रेट कितना कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के अंदर, न्यूक्लियस क्लाउड के अंदर लगा लो, चाहे न्यूक्लियस क्लाउड वर्ड नहीं होता है बट फिर भी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहे हैं। तो एस ऑर्बिटल सबसे ज्यादा आते हैं, स्फेरिकल शेप्ड मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर कर रहे हैं, बहुत क्लोज आ गए, उनका निकालना मुश्किल, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। तो सबसे आसान होता है एफ वाले से निकालना। तो ट्रेंड्स इन पेनिट्रेशन क्या रहेगा? एस इज लीस्ट, देन पी, देन डी, देन एफ। If the penetration power is more, electron will be closer to the nucleus and held more firmly, thus large amount of energy is required to remove that electron। Clear बात है बच्चा ये? फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रोल है? ये अपने आप में बहुत एक रिलेवेंट सी बात बन जाती है कि जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालते हैं। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पास सीधा हम एक काम करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं पहले और उसके बाद बाकी और डिस्कस करेंगे। यहां देखो, जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं बच्चे, हमने क्या बात करी थी? लेफ्ट टू राइट नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना मुश्किल होता जाना चाहिए, होना भी चाहिए ऐसे ही। मैं जब बोरोन के लिए जाऊंगा तो जो डेल्टा एच लगेगी वो कम लगेगी, लेकिन फ्लोरीन के लिए ज्यादा लगेगी, बिल्कुल होना चाहिए। सेम गोज फॉर ऑक्सीजन, सेम गोज फॉर नाइट्रोजन, और ऐसे ये ट्रेंड होना चाहिए कि अगर मैं बोरोन के लिए डेल्टा एच यूज कर रहा हूं, फिर कार्बन के लिए, फिर नाइट्रोजन के लिए, फिर ऑक्सीजन के लिए, अगर मैं सिर्फ इन तीन को कंपेयर करूं पहले बीच में, तो कार्बन के लिए जो डेल्टा एच आएगी वो सबसे कम होनी चाहिए, फिर नाइट्रोजन के लिए होनी चाहिए, और फिर सबसे ज्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजन के लिए। होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, ट्रेंड यही कहता है। लेकिन अगर इसमें मैं तुम्हें बताऊं कि नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है, तो ये क्या हो गया? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई?
में से ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। क्यों? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। 2p3 का मतलब क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स एक एक में मिल गए, टोटल 6 आ सकते थे, बिल्कुल सिमेट्रिक तरीके से एक एक डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितनी सिमेट्रिकल है उतनी ही स्टेबल है। जितनी सिमेट्री उतनी स्टेबिलिटी, जितनी स्टेबिलिटी उतना इलेक्ट्रॉन रिलीज क्यों करना चाहेगा जब वो स्टेबल है? तो ज्यादा एनर्जी लगेगी अब इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए। समझ में आई है? क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ही मान लो मैं एक एल्यूमिनियम का एग्जांपल दूं तुम्हें। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है अपने पास? 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरा एल्यूमिनियम की, लिखो जल्दी से। एल्यूमिनियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो यही है, यही है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो अब अपने पास बचा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया कि जहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है वहां पर, जैसे हमने अभी ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना कितना टफ हो रहा था उस केस में। बैठो बच्चों, अभी हमारे पास क्या है? अगर एल्यूमिनियम वाला हमने केस लिया तो क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 डन है। अब अगर मैं p ऑर्बिटल के अंदर से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज कराता हूं, अगर हमने p ऑर्बिटल के अंदर से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो p ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, हमारे पास कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई? 3s2। 3s2 मतलब s ऑर्बिटल फुली फिल्ड। तो अब s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए हमें सिमेट्री ब्रेक करनी पड़ रही है। जितना ज्यादा एफर्ट उस सिमेट्री को ब्रेक करने में लगाना पड़ेगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी हुई कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराना आसान था क्योंकि वो 3p1 के अंदर था। लेकिन जैसे ही p हटा, पहली बात तो क्या हो गया कि नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। दूसरी बात, वहां सिमेट्री आ गई है 3s2 वाली, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये बात समझ में आई है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली में हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी पे फर्क पड़ेगा। ठीक बात। अब आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ जी बेटा। सर जैसे उसमें जैसे एस वाला 3s2 पे एक इलेक्ट्रॉन से आयनाइज कर दिया, उसके बाद अगर हम एक और निकालते हैं फिर तो नेक्स्ट वाला इजी निकलेगा, कंपैरेटिवली इजी निकलेगा। लेकिन नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर गया ना, क्योंकि s2 देखो सेकंड ऑर्बिटल, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हुआ। क्यों ज्यादा मुश्किल हुआ? क्योंकि उसे सिमेट्री ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है ना। इसीलिए थर्ड वाला निकालना थोड़ा ज्यादा आसान है क्योंकि अब उसे सिमेट्री नहीं ब्रेक कराना पड़ रहा और सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो निकलेगा। लेकिन उसके केस में नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के हिस्से वाला भी तो न्यूक्लियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया इस पे, इस वजह से उसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लग रही है। डन। अब आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। ये पता है ना? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। अगर कोई एक नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एक्स नेगेटिव बना रहा है, एनाइन बना रहा है, उस केस में वो एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। कोई भी नॉन मेटल अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उस एक्सेप्टेंस के टाइम पे क्या करेगा? वो खुद एनर्जी रिलीज करता है। उसी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में बेसिकली जो मेटल होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और वो नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुआ? इट इज द एफिनिटी और अफेक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, जिसके चक्कर में वो एफर्ट डाल रहा है एक्स्ट्रा कि वो अपनी ओर से अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसे। तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है और जब भी कोई सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है तो उस एनर्जी को हम क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव। आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है। जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव में मैग्नीट्यूड बढ़ाता जाएगा उतना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर डोमिनेट करता जाएगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी when an electron gain enthalpy of an electron is the amount of energy released or absorbed when a neutral isolated gaseous atom in the ground state accept an electron to form a negative gaseous ion। मैंने यहाँ पे इसके अंदर तुम ध्यान से देखो एक चीज लिख दी है, एब्जॉर्ब्ड भी लिख दिया है साथ में। रिलीज वाला तो मैंने बता ही दिया, एब्जॉर्ब वाला पार्ट कहाँ आएगा? एब्जॉर्ब वाला पार्ट है अब जब एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता पर जबरदस्ती फिर भी हमें उसे इलेक्ट्रॉन देना ही है, तो उस केस में हमें साथ में उसको एनर्जी खुद ही सप्लाई करनी पड़ेगी, वो नहीं एक्सेप्ट करने में इंटरेस्टेड है।
वो एक ऐसा केस आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव चली जाती है, वो भी आगे पता चलेगा, एक दो केसेस डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे Cl है, क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव, डेल्टा एच जो आ गया वो आ गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -349 किलोजूल पर मोल। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अभी क्या मैं बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, वो तो एक्सोथर्मिक होना चाहिए, लेकिन एंडोथर्मिक का प्रोसेस कहाँ आया, जैसे फॉर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इट इज एक्सोथर्मिक, दैट इज एनर्जी इज रिलीज्ड, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस, अब नोबल गैसेस कौन है, जिसके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में क्यों ही इंटरेस्ट दिखाएगा। लेकिन अगर उस केस में हम कुछ ऐसा एक्सेप्शन वाला प्रोसेस माने जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन देना ही है उसे, तो नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन के साथ हमें एनर्जी खुद देनी पड़ेगी कि भाई ले लो रख लो पैसे, तो हम उसमें एनर्जी उसे एब्जॉर्ब करा रहे हैं साथ में। ये बात समझ में आ गई। तो कोई एटम पहला इलेक्ट्रॉन, और सिर्फ नोबल गैसेस का नहीं और भी केस आएंगे, नोबल गैसेस के अंदर ये याद रखना, इफ वी ऐड एन इलेक्ट्रॉन to the stable configuration, electron enters in the highest principal quantum number leading to unstable configuration, and for this large amount of energy is required. That is why electron gain enthalpy of noble gases has large positive value. Clear बात है बच्चे, ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो रहेगी पॉजिटिव है। एंड इफ द एनर्जी इज रिक्वायर्ड for adding the electron to an atom, it is considered as positive. It is defined as the absolute zero, and it is related with the electron gain enthalpy by the relation electron gain enthalpy is equal to minus of AE minus 5/2 RT. सीधी सीधी वैल्यू याद रखनी है बच्चे, ये फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। तो इसके साथ हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बेसिकली वर्ड्स हैं, न्यूमेरिकली वैल्यू अलग आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली काम एक ही है कि दोनों केसेस में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराना है। डन है, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करते हैं।